हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। जैसा कि हमने कल देखा था कि टैली में स्टार्टिंग कैसे करते हैं और कंपनी कैसे बनाते हैं, लेज़र कैसे बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे उन लेज़र्स को कैसे ग्रुपिंग करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टैली ऑन कर रखा है। कल की ही कंपनी है हमारी, इसमें कोई लेज़र वगैरह हमने बना के दिखाया था आपको। आज उसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्रिएट ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे जो भी क्रिएट है, क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है लेज़र, लेज़र पे जाके क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो भी हम नाम टाइप करते हैं उसके लिए हमें एक अंडर ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया भदोही ब्रांच। अब ये अंडर ऑप्शन में आएगा क्या, इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, चूँकि आपकी कंपनी का अगर कोई एक ब्रांच है अलग से, आप मेन कंपनी में बैठे हो, आपकी कंपनी के अलग अलग ब्रांच है जहाँ पे काम होता है, तो वहाँ पे आपको अगर उसका लेज़र बनाना पड़ रहा है तो अंडर ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे ब्रांचेस डिवीज़न, क्योंकि हमारी कंपनी का एक ब्रांच है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप एंटर करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लेज़र बन जाता है और उसकी अंडर ग्रुपिंग हो जाती है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे जो ग्रुप की लिस्ट हमें मिल रही है, तो उसमें कौन कौन से लेज़र हमें रखने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है। जैसे हमने पहला ग्रुप देखा ब्रांच एंड डिवीजन, कंपनी के ब्रांच का लेज़र हम यहाँ पे रखते हैं। दूसरा हमारा ग्रुप है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पे क्या रखना होता है, कंपनी के जितने भी मालिक हैं, जैसे एक मालिक हो गया तो एक, दो हो गए तो दो, तीन हो गए तो तीन, उनके लेज़र हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ रखा, मान लीजिए हमारी कंपनी का ओनर जो है मोहित है, हमने डाल दिया मोहित। कैपिटल, मोहित हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे हम ब्रांच एंड डिवीजन नहीं सिलेक्ट कर सकते या कोई अदर लेज़र नहीं सिलेक्ट करते, यहाँ पे हमको कैपिटल अकाउंट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा लेज़र हुआ हमारा। और कुछ लेज़र और रखे जा सकते हैं, जैसे कंपनी के मालिक का जो LIC है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो LIC को भी हम कंपनी के कैपिटल अकाउंट पे रख सकते हैं। शर्त ये है कि ये कंपनी के मालिक का होना चाहिए। ठीक है, अगला लेज़र देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जो है, कंपनी की जो बची हुई अतिरिक्त आय होती है उसको रखते हैं। जैसे कंपनी ने प्रॉफिट किया 5 लाख रुपए का, तो उसमें से हमने 3 लाख रुपए रख दिए रिजर्व एंड सरप्लस में, ताकि हम ये पैसे कुछ इकट्ठा करते जाएं और बाद में ये हमें काम आए। तो उसका लेज़र कैसे बनेगा, जैसे उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमने डाल दिया इसको। ये भी कैपिटल अकाउंट का ही एक उप ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो है एक मेन ग्रुप है। इस मेन ग्रुप में 6 उप ग्रुप आते हैं, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांस, स्टॉक इन हैंड और सन्ड्री डेब्टर। जिसमें से बैंक अकाउंट क्या है, हमारी कंपनी के जितने भी बैंकों के साथ लेन देन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पैसे हम रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उन सभी के लेज़र किस में रहेंगे, बैंक अकाउंट्स में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे ये ऑलरेडी बना हुआ है, हमने डाल दिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी ग्रुपिंग जो होगी बैंक अकाउंट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर बैंक अकाउंट है, आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसकी डिटेल्स भरने के लिए आ जाएंगी, तो आप इसका डिटेल्स कंपनी के थ्रू मिलता है, आप यहाँ पे भर देंगे। अगला देखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का लेज़र ऑलरेडी बना रहता है, आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिपॉजिट एसेट्स क्या होते हैं, जो पैसे कहीं कुछ समय के लिए हम फिक्स कर देते हैं, उसको डिपॉजिट एसेट्स में रखते हैं। जैसे अगर हम यूको बैंक में हमने FD करा दी 5 साल के लिए, तो इसको बैंक अकाउंट में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये रनिंग हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसको हम डिपॉजिट एसेट्स में रखेंगे। ठीक है, कहीं हम समय सीमा के साथ पैसे फिक्स कर रहे हैं तो उसको हम बैंक अकाउंट में नहीं रखेंगे, उसको हम डिपॉजिट एसेट्स में रखेंगे। तो डिपॉजिट एसेट्स आपको सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं लोन एंड एडवांस एसेट्स। किसी को अगर लोन दे दिया गया या एडवांस दे दिया गया, तो उस व्यक्ति का लेज़र आपको लोन एंड एडवांस में रखना पड़ेगा। जैसे
हमने अमित कुमार को 5 लाख रुपए उधार दे रखे हैं लोन के रूप में। तो ये अंडर ऑप्शन में आपको इसमें डालना पड़ेगा लोन एंड एडवांस। ठीक है, ये जितने भी लेज़र हम बना रहे हैं और उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसका सीधा सा इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट पे पड़ता है। तो अगर आप गलत ग्रुपिंग करते हैं तो आपका बैलेंस शीट गड़बड़ बनेगा। तो ग्रुपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टैली। तो लोन एंड एडवांस एसेट्स हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, कंट्रोल ए, ये हो गया लोन एंड एडवांस। स्टॉक इन हैंड का लेज़र फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में या कुछ वीडियोस के बाद देखेंगे। सन्डी डेप्टर जो होते हैं, जिनको हम उधार सामान बेच रहे हैं या करेंटली इनको पैसा दिया हुआ है जो कि तुरंत मिल जाना है कुछ दिनों में, तो ऐसे व्यक्तियों को हम सन्डी डेप्टर्स में रखते हैं, चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं हो। जैसे लेज़र हम क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए मोहन ट्रेडर्स को हम सामान बेच रहे हैं, वो भी उधार, मोहन ट्रेडर्स। आगे बढ़ेंगे अंडर। अब इसमें आपको गलत ग्रुपिंग नहीं करनी है, आपको सन्ड्री डेप्टर सेलेक्ट करना है। क्यों सन्ड्री डेप्टर सेलेक्ट करना है? क्योंकि ये बंदा हमसे उधार सामान खरीद रहा है, बाद में हमको पेमेंट करेगा। उसकी यहाँ पे डिटेल्स आप भर सकते हैं, कहाँ का है, उसका पिन कोड नंबर क्या है। जब भी सन्ड्री डेप्टर या सन्ड्री क्रेडिटर भरा जाता है तो उसकी जीएसटी डिटेल्स भी भरी जाती है। तो अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड। एक कंपोजिशन टाइप होता है जीएसटी में, अगर वो है तो आपको उसे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर रेगुलर आप डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे एरर दिखाता है। आगे बढ़िए, ये सन्डी डेप्टर रहा। दूसरा लेज़र देखते हैं हम लोग, करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। ये जितनी चीज़ें थी हमारी संपत्ति में थी, लाइबिलिटी मतलब दायित्व होता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या है? जितने भी टैक्सेस हैं सबके लेज़र आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालने पड़ेंगे, चाहे टीडीएस हो चाहे जीएसटी हो। जैसे आईजीएसटी का लेज़र बनाया आपने तो आपको इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में फिलअप करना पड़ेगा। जीएसटी सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, आईजीएसटी है तो आईजीएसटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितने परसेंटेज कैलकुलेशन हो रहा है वो डालना पड़ेगा। जैसे 12% हमने डाल दिया, कंट्रोल। हमने टीडीएस बनाया तो हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जीएसटी है तो जीएसटी है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अदर्स में ये। तो जितने भी टैक्सेस के लेज़र आएंगे आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन आगे हम वीडियोज़ में देखेंगे। सन्डी क्रेडिटर, जिनसे सामान उधार खरीदा गया हो, जिन्हें हम भविष्य में पैसा देंगे। ठीक है, जैसे दीप पतंजलि। जैसे हम दीप पतंजलि से ये सामान परचेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है परचेस कर रहे हैं और इन्हें हम इन फ्यूचर पैसा देंगे। ठीक है, तो ये कहलाएंगे सन्डी डेप्टर, सॉरी सन्डी क्रेडिटर। सन्डी डेप्टर्स कौन लोग थे? जिनको हमने उधार दिया था। सन्डी क्रेडिटर कौन लोग हैं? जिनसे हम उधार ले रहे हैं। तो सन्डी क्रेडिटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सेम थिंग यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स उनकी भरनी है और एड्रेस भर सकते हैं आप, कंट्रोल है। आगे देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, तो इसका हम जस्ट जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो उत्पादन से संबंधित होता है। जैसे फ्यूल, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का मजदूरी दे दिया हमने, वहाँ का गैस का खर्च हमने दे दिया। ठीक है, वहाँ ऑयल आ गया, ग्रीसिंग, जो भी चीज़ें हो रही है वहाँ पे, वो खर्च जो है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को एक लिस्ट में दिखाऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस से, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी के यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं उसको हम लोग फिक्स एसेट्स बोलते हैं। जैसे मान लिया हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर की है और हमने एक तरह से आप कह लीजिए हमने एक कूलर खरीद रखा है जो कि हम सेल परचेज नहीं कर रहे हैं, हमने एक बार खरीदा और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फिक्स एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने कूलर सिस्टम हो गया, एसी हो गया, वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हैं? फिक्स एसेट्स। ठीक है, जिन चीज़ों को बिजनेसमैन बिजनेस चलाने के लिए यूज़ कर रहा है, उसे बेच नहीं रहा है। ठीक है, उसे हम फिक्स एसेट्स कहेंगे। जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर भी हमारे लिए फिक्स एसेट्स कहलाएगा। हर बिजनेस का अलग अलग सामान होता है, तो जिन सामानों को खरीद के आप तुरंत बेच रहे हो वो फिक्स एसेट नहीं कहलाएंगे, जिनको आप यूज़ कर रहे हो लंबे समय तक वो फिक्स एसेट्स कहलाएंगे।
आगे समझते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका जस्ट मैं आपको अभी डिटेल्स बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंपनी द्वारा कहीं पे पैसा अगर निवेश कर दिया गया तो वो इन्वेस्टमेंट में जाता है। जैसे और पैसे कमाने के लिए हमारी कंपनी ने बजाज कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे बजाज कैपिटल में, तो बजाज कैपिटल से हम सामान नहीं खरीद रहे हैं, ना सामान बेच रहे हैं, ठीक है, ना हमारा फिक्स एसेट्स है, ना हमारा डिपॉजिट एसेट्स है, यहाँ पे हमने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उसी के हिसाब से हमें ग्रुप भी मिल गया, इन्वेस्टमेंट कंट्रोल से हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे देखते हैं लोन लाइबिलिटीज। लोन मतलब जो होता है ना, एक लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होती है। लोन आप ले भी सकते हैं, लोन आप दे भी सकते हैं, तो यहाँ पे जिम्मेदारी है, यानी कि आपने लोन ले रखा है और आपको लोन चुकाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो लोन जो होता है ना, 3 तरह का होता है, बैंक ओडी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। ये तीनों लोन के जो लेजर रहेंगे, ठीक है, आप समझिए, जैसे बैंक ओडी अकाउंट जो है, अगर आपने ओवरड्राफ्ट लोन ले लिया, एज ए क्रेडिट कार्ड लोन ले लिया, ठीक है, तो उसका लेजर बैंक ओडी में डालना पड़ेगा। सिक्योर्ड लोन किसी डॉक्यूमेंट पेपर पे लिया गया होता है, तो उसका आपको लेजर सिक्योर्ड लोन में डालना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन जो होता है वो किसी मित्र या रिश्तेदार से लिया गया होता है, तो ऐसे लेज़र को किस में रखेंगे, अनसिक्योर्ड लोन में। जैसे मैं आपको लेज़र बना के दिखा रहा हूँ, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे HDFC बैंक लोन। अब ये लोन किस तरह का है, ओडी लोन है या सिक्योर्ड लोन है, ये आपकी कंपनी जानती रहेगी, या कंपनी में आप हैं तो आपको भी मालूम रहेगा। जैसे हमने कहा कि ये सिक्योर लोन है, तो सिक्योर लोन कहने का मतलब है कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स या पेपर पे या ज़मीन के कागजात पे, घर के कागजात पे ये लोन मिला है, ठीक है। अगर हमने हमने इसको कह दिया कि ओडी है, ओवरड्राफ्ट लोन, तो ओवरड्राफ्ट जो लोन होता है ना, वो किसी ज़मीन या फिर कंपनी के कागजात पे नहीं मिलता है, ये आपके टर्नओवर पे डिसाइड होता है कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, टर्नओवर कितना है, आपने साल भर में कितने का सेलिंग किया है, उसके अकॉर्डिंग ये लोन मिलता है, ठीक है। तो अगर हमने इसको ओडी लोन डाल दिया तो ये ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो गया, कंट्रोल है। अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड है सुरेश, सुरेश से आपने लोन ले लिया, तो इनको सिक्योर्ड में नहीं डाल सकते आप, इनको ओडी में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो दोनों चीज़ें बैंक अकाउंट्स के लिए हैं, इनको आपको अनसिक्योर्ड में ही डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप इनसे सामान खरीद नहीं रहे हो, बेच नहीं रहे हो, तो सन्डी डेप्टर क्रेडिटर डाल नहीं सकते, आपने इनसे लोन ले रखा है तो आपको डालना पड़ेगा अनसिक्योर्ड लोन। ये रहा। आगे देखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस जो होता है ना, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उनको हम मिसलेनियस एक्सपेंस बोलते हैं। स्थायी संपत्ति पर किया गया खर्च, जैसे प्रिंटर की स्याही वगैरह खर्च हो गई और उसको रिपेयर करा दिया, तो कुछ जो खर्च हो जाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल देते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट जो होता है, जो कंपनी का मुख्य बिजनेस है, जैसे हम सॉफ्टवेयर के बिजनेसमैन हैं, तो अगर हम सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो उसको परचेज अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। और अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो वो सेल अकाउंट में जाएगा। तो सेल का लेजर जो होता है और परचेज का जो लेजर होता है, वो सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट में ही रखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सामान खरीद के वापस करना पड़ता है, तो उसके लिए परचेज रिटर्न नाम का लेजर बनता है, और बेचा हुआ सामान वापस आता है तो उसके लिए सेल रिटर्न बनता है। तो इन दोनों के लेजर भी इसी ग्रुप में रहते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या होते हैं, संदेह वाले लेजर होते हैं। संदेह क्या, जैसे किसी अकाउंट में कोई एंट्री आ गई, जैसे आपको अकाउंट में 5,000 रुपये रिसीव हुए हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो पैसा आया कहाँ से, ठीक है। तो जो पैसे आया है वो तो क्लियर हो गया, लेकिन कहाँ से आया ये क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हमें एक सस्पेंस अकाउंट बना देना पड़ता है, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को किस में रखा जाता है, उसको भी सस्पेंस अकाउंट में ही डालना पड़ता है, एंट्री। बाद में जब वो क्लियर हो जाता है कि वो पैसा किसने भेजा था, तो एंट्री में हम चेंजिंग कर सकते हैं। ये इतने लेज़र थे हमारे, ठीक है, तो जिसको मैंने टैली में आपको बना के दिखाया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं। यहाँ समझिए, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो कंपनी के व्यवस्था से संबंधित होता है, यानी ऑफिशियल एक्सपेंस से रिलेटेड होता है।
और इस एक्सपेंस को गवर्नमेंट मानती है और आपके टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से घटा देती है, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट मिलता है और उस पे आपको जमा करना पड़ता है इनकम टैक्स। लेकिन ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इसे गवर्नमेंट पूरी तरीके से नहीं मानती है। आप जितना भी खर्चा कर दो गवर्नमेंट इसको आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से नहीं घटाएगी कि आपने इतना खर्चा किया है घटा दो तब आप इनकम टैक्स भरो। तो इससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अब देखिए कंपनी चलाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे आपको करने पड़ते हैं। तो जैसे उसमें एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार, तो एडवर्टाइजमेंट का अगर आप लेजर बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालिए। ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इस तरह बैंक चार्ज, कमीशन, ठीक है, डिस्काउंट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट यानी बैंक का ब्याज दे रहे हैं, लोन का ब्याज दे रहे हैं, इंश्योरेंस, ठीक है, हॉस्पिटल चार्ज, और ये जो सारी चीज़ें हैं, लाइसेंस का फीस हो गया, आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, पोस्टल एक्सपेंस हो गया, ऑफिस की लाइट का खर्च हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ऑफिस में जो चीज़ें आ रही हैं उसको ऑफिस एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आपने ऑफिस में रेनुअल करा ली वो चीज़ें हो गई। तो ये ओवरऑल जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, आपने राउंड ऑफ का भी लेजर इसमें रहता है। राउंड ऑफ क्या होता है कि जैसे दशमलव में कुछ पैसे आ गए उसे छोड़ना पड़ गया तो उसका भी खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी लेजर अगर आप बनाएं तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखें। ये जब आप एंट्रियां करने लगेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आगे जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना वो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, जहाँ पे सामान बन रहा है, कैरेज इनवर्ड, सामान ढो के आ रहा है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड का अगर आपने लेजर बनाया तो डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। फ्यूल, फ्यूल मतलब ऑयल, हीटिंग्स, लाइट, ये सारे खर्च किस में जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गैस, वाटर, ऑयल, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री ड्यूटी, वेजेस, फ्राइट इनवर्ड, ठीक है, फैक्ट्री का एक्सपेंस जो हो गया या उसका इंश्योरेंस हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें रखनी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेज़र हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये ग्रुप की लिस्ट थी हमारी, ठीक है, और उसमें कौन कौन से लेज़र थे मैंने आपको यहाँ पे टैली में बना के दिखाया, ठीक है। और हमने जितने भी लेज़र बनाए आप अल्टर पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, अल्टर और लेज़र, यहाँ पे देखिए जो भी लेज़र हमने बनाया यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। लेज़र को आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर गलती से आपने कोई लेज़र बना दिया है तो आप इसको डिलीट करना चाहें तो अल्टर डी से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पाउचर एंट्री करना सीखेंगे कि कब हम कंट्रा करेंगे, कब सेल करना है, कब परचेस करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।